बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम कंट्रोल इंजीनियरिंग शुरू करेंगे और मैं आपको एडवाइस करूंगा कि ये जो मैंने नोट्स लिखे हुए हैं आप भी अपने इस तरह नोट्स बनाएं, अपने हाथ से गुजारें, वो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी और याद रहेगा। कंट्रोल सिस्टम होता क्या है? A control system consists of subsystem and processes or plants assembled for the purpose of obtaining a desired output with desired performance given a specified input। जैसे कि एक ब्लॉक के अंदर मैंने कंट्रोल सिस्टम किया है, इसको हम इनपुट या स्टिमुलस दे रहे हैं जो कि डिजायर्ड रिस्पॉन्स है और आउटपुट जो है वो एक्चुअल रिस्पॉन्स है। एग्जाम्पल इसकी एलिवेटर है। इफ यू आर ऑन फर्स्ट फ्लोर यू प्रेस फोर्थ फ्लोर बटन, तो इनपुट आपने क्या दी? फोर्थ फ्लोर बटन। ये आपकी डिजायर्ड है रिस्पॉन्स एलिवेटर से। Then elevator rises to fourth floor with speed and floor leveling accuracy designed for passengers comfort. To measure of performance, transient response और steady state error है। अगर एलिवेटर बहुत फास्ट आएगी तो पैसेंजर कंफर्ट नहीं होगी, वो सेक्रीफाइस हो जाएगी, या अगर बहुत स्लो आएगी तो पैसेंजर का पेशेंस जो है वो सेक्रीफाइस होगा। तो इन दोनों के दरमियान हम ट्रेड ऑफ करके ऑप्टिमम पॉइंट पे ऑपरेट करेंगे। एडवांटेजेस ऑफ कंट्रोल सिस्टम: कैन मूव लार्ज इक्विपमेंट विद प्रिसिजन। We built control system for four primary reasons: power amplification, remote control, convenience of input form, compensation for disturbance. System configuration: open loop, closed loop. Open loop systems: input or reference, input transducer, controller, disturbance 1, summing junction, processor plant, disturbance 2, ये summing junction पे आ रही है, और आउटपुट या कंट्रोल्ड वेरिएबल होगा। अब ये जो सिंपल सा स्ट्रेट लाइन में शो किया गया है सिस्टम, ये ओपन लूप है, इसमें कोई फीडबैक नहीं है और इट कैन नॉट कंपनसेट फॉर डिस्टर्बेंस। इसकी एग्जांपल ट्विस्टर, तो उसमें अगर आप कोई चीज़ ट्विस्ट करते हैं तो वो जल सकती है, इसलिए आपको खुद केयरफुल होना पड़ेगा। अगर फीडबैक सिस्टम होता और उसे पता चल जाता ये इतना हीटअप हो चुका है मजीद नहीं करना, तो वो उसको सिग्नल देता कि अब स्विच ऑफ कर दें, तो वो स्विच ऑफ हो जाता। क्लोज लूप सिस्टम की बात की जाए, ये फीडबैक कंट्रोल होता है। अगेन वही है, इनपुट रेफरेंस, इनपुट ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर वो चीज़ होती है जो कि सिग्नल को एक्शन में लेके आती है। जैसे एक वाल्व है, आप उसको सिग्नल देते हैं तो वो जो वाल्व है वो बंद करता है फ्लो को, आपका सिग्नल ने बंद नहीं किया, तो उसको वाल्व को हम ट्रांसड्यूसर कहेंगे। एग्जांपल दिए मैंने, समिंग जंक्शन ये आ गया, यहाँ से ये नेगेटिव जा रही है, ये बेसिकली फीडबैक आ रही है। अच्छा, इसके बाद कंट्रोलर है, फिर एक और समिंग जंक्शन है, यहाँ डिस्टर्बेंस 1 आ गई, प्रोसेसर प्लांट है, यहाँ समिंग जंक्शन 2 है और यहाँ डिस्टर्बेंस 2 आ गई, आउटपुट है कंट्रोल वेरिएबल। अब ये आउटपुट जो है ये फर्दर आउटपुट ट्रांसड्यूसर और सेंसर के जरिए यहाँ जा रही है समिंग जंक्शन पे, इनपुट के ट्रांसड्यूसर के बाद। तो ये जो है ये फीडबैक है, ये कंपनसेट फॉर डिस्टर्बेंसेस करता है। क्लोज लूप सिस्टम इसका फायदा है, हैज़ फीडबैक। डिज़ाइन प्रोसेस की बात की जाए, अच्छा ये डिज़ाइन प्रोसेस मैकेनिकल डिज़ाइन प्रोसेस से डिफरेंट है। इसका पहला स्टेप होता है ये कंट्रोल के परस्पेक्टिव में है, ये भी तकरीबन अगर आप इसको एलेबोरेट करें शायद वही बन जाए, लेकिन ये कंट्रोल के परस्पेक्टिव में है। जो मैकेनिकल परस्पेक्टिव में है वो आप एफ और उस पर अप्लाई करते हैं। अच्छा, डिज़ाइन प्रोसेस: स्टेप 1 डिटरमाइन अ फिजिकल सिस्टम एंड स्पेसिफिकेशन फ्रॉम द रिक्वायरमेंट्स, ये स्टेप 1 है। स्टेप 2 है ड्रॉ अ फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम। स्टेप 3 है ट्रांसफॉर्म द फिजिकल सिस्टम इनटू अ स्कीमेटिक। नंबर 4 है यूज द स्कीमेटिक टू ऑब्टेन अ ब्लॉक डायग्राम, सिग्नल फ्लो और स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन। ये बेसिकली इसको हम कहते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग। स्टेप 5 है इफ मल्टीपल ब्लॉक्स रिड्यूस द ब्लॉक डायग्राम टू सिंगल ब्लॉक, ये मैंने सिग्नल गलत लिख दिया, सिंगल ब्लॉक और क्लोज लूप सिस्टम। स्टेप 6 है एनालाइज डिजाइन एंड टेस्ट टू सी द रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन और मेट। अच्छा, अब चैप्टर 2 आ गया, मॉडलिंग इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। स्कीमेटिक इज ऑब्टेन्ड बाय सिंप्लीफाइंग असम्पशन, यानी आपने जो स्कीमेटिक करना है, कंट्रोल वाला मल्टी डिसिप्लिनरी होता है और वो चीज़ों को सिंप्लीफाई करके जो रिक्वायरमेंट पूरी भी करते हैं और सिंप्लीफाइड भी हो उसके ज़रिए शो करता है। इसमें पहली मैथमेटिकल मॉडलिंग बात की जाए तो वो दो तरह से हो सकती है, ट्रांसफर फंक्शन फ्रीक्वेंसी डोमेन में और स्टेट स्पेस इन टाइम डोमेन में। ये कंट्रोल की मैथमेटिकल मॉडलिंग है और ये होगी किस तरह? बाई फंडामेंटल फिजिकल लॉ। लॉ वही है, ओम लॉ, किरचॉफ लॉ, न्यूटन लॉ, जो फिजिकल लॉ है वो अप्लाई करके आप करते हैं। उसके नतीजे में होगा क्या कि डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी और वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है मे हैज आउटपुट एंड इनपुट टू अपीयर थ्रू आउट द इक्वेशन, इक्वेशन के थ्रू आउट होता है। यहाँ मैंने इक्वेशन नहीं शो की,
लेकिन उसमें हर टर्म के साथ ना आउटपुट और इनपुट वाली चीज़ें आती हैं। A mathematical representation where input, output, and systems are distinct and spread, and it is possible to represent the interconnection of several subsystems easily, is called as transfer function. तो ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है कि सिस्टम ने उसको इनपुट दी आर फंक्शन ऑफ टाइम, उसने आउटपुट दे दी सी फंक्शन ऑफ टाइम। तो ये हमारा एक सिंपल सा वे है। अब ये सिस्टम अगर सब सिस्टम पे मुश्तमिल है तो हम इसको सब सिस्टम में भी शो कर सकते हैं। सब सिस्टम 1, सब सिस्टम 2, सब सिस्टम 3, इनपुट आर और आउटपुट सी आ जाएंगे। लैप्लास ट्रांसफॉर्म की बात की जाए, अ डिफरेंशिएशन इज डिफिकल्ट टू मॉडल एज ब्लॉक डायग्राम। तो हम क्या करेंगे, हम उसको डिफरेंशियल इक्वेशन के बजाय लैप्लास ट्रांसफॉर्म में ले जाएंगे। और लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेने का डेफिनेशन क्या है, वो कहती है कि अगर कोई फंक्शन है टाइम का, उसका लैप्लास लिया जाए तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैपिटल एफ एस हो जाएगा, और वो इक्वल है इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन इंटू ई रेज टू माइनस एस टी डी टी। अब ये इसकी डेफिनेशन है कि आपने फंक्शन मल्टीप्लाई कर देना ई रेज टू माइनस एस टी डी टी से, और फिर इंटीग्रेट करके लिमिट्स पुट करनी है। अब यहाँ लिमिट जो कंट्रोल की इस बुक में शो की है 0 माइनस टू इनफाइनाइट। ये क्यों माइनस क्यों, ये इसलिए इफ फंक्शन इज डिसकंटिन्यूट एट टी 0 देन वी कैन स्टार्ट द इंटीग्रेशन प्रियर टू डिसकंटिन्यूटी, कि जहाँ डिसकंटिन्यूटी हुई है उससे प्रियर हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। वी कैन फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इम्पल्स फंक्शन, मतलब ये कि हम इम्पल्स फंक्शन का भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर सकते हैं। दूसरी बात, वी नीड टू नो द इनिशियल कंडीशन बिफोर डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी से पहले इनिशियल कंडीशन क्या है वो हमें पता होनी चाहिए। अब क्वेश्चन है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करें फंक्शन ए ई माइनस ए टी यू टी। यू टी क्या है, यूनिट इनपुट, और उस वो होता है 1 फॉर ऑल टाइम ग्रेटर देन 0, और अगर टाइम ग्रेटर लेस देन 0 है तो वो 0 होता है। इसको कहते हैं यूनिट इंटीग्रल। तो इसकी जगह मैं 1 पुट कर सकता हूँ। फाइंड क्या करना है, एफ एस लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो क्या करेंगे, डेफिनेशन अप्लाई करेंगे कि ये जो फंक्शन है इसके साथ मैंने ई रेज़ टू माइनस एस टी, फंक्शन के साथ ई रेज़ टू माइनस एस टी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ये मल्टीप्लाई होकर मजीद सिंप्लीफाई होगा, ये दोनों ऐड इकट्ठे हो जाएंगे पावर्स, ई रेज़ टू माइनस एस प्लस टी इंटू टी डी टी, और ये इसकी लिमिट आ गई। ये हम बाहर ले गए इंटीग्रेशन कांस्टेंट का। इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव नीचे आ जाता है, ई रेज़ टू पावर एज इट इज, और पावर का डेरिवेटिव, ये इसकी लिमिट्स आ गई। यहाँ ये माइनस है तो माइनस इनफाइनाइट का मतलब 1 ओवर प्लस इनफाइनाइट, और 1 ओवर इनफाइनाइट का मतलब 0। इस लिमिट की बात की जाए 1 ओवर माइनस एस प्लस ए इंटू ए टू पावर, जब आप 0 पुट करेंगे, ये नीचे आके 0 पुट करेंगे, e टू पावर 0 वो 1 हो जाएगी। तो सिंपल ये आ जाएगा एफ एस ए ओवर एस प्लस ए। तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरा फंक्शन ए माइनस ए टी था, उसका आ जाएगा ए ओवर एस प्लस 1। इसी तरह अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1 का फाइंड करना हो तो उसकी जगह 1 पुट करेंगे, उसकी इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट्स पुट करेंगे, और एफ एस इज इक्वल टू 1 ऑफ एस आ जाएगा। तो 1 का अगर टाइम डोमेन में फंक्शन की वैल्यू 1 है तो लैप्लास डोमेन में उसकी वैल्यू 1 ओवर एस हो जाएगी, लैप्लास या फ्रीक्वेंसी डोमेन में 1 ओवर एस हो जाएगी। तो एफ का लैप्लास 1 ओवर एस है। इस तरह ये टेबल बना सकते हैं 1 का 1 ओवर एस। अच्छा, यहाँ डायरेक्ट डेल्टा, जिसको डेल्टा टी कहते हैं, उसका लैप्लास 1 आएगा, या फिर 1 का इन्वर्स लैप्लास, 1 का इन्वर्स लैप्लास डायरेक्ट डेल्टा होगा। इतना आपको पता होना चाहिए, बाकी इसकी डिटेल है विकिपीडिया आप पढ़ें, काफ़ी वो है, लेकिन आपके लिए इतना ही है कि 1 की इन्वर्स लैप्लास डेल्टा टी आएगा। अच्छा, टी का 1 ओवर एस के, टी रेज टू एन का एन फैक्टोरियल ओवर एस की पावर एन प्लस 1, ई रेज टू ए टी का 1 ओवर एस माइनस ए, कॉस ओमेगा टी का एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, और साइन के लिए ये ऊपर कांस्टेंट आएगा। यहाँ एस ये वेरिएबल था, साइन ओमेगा टी ओमेगा ओवर एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, ये मैंने एल्बर्ट क्रेजिग से लिया है। ई लैप्लास ऑफ ई रेज पावर ए टी इंटू एफ टी, वो हो जाएगा एफ इंटू एस माइनस ए, या फिर लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ इंटू एस माइनस ए इज इक्वल टू ए रेज टू ए टी इंटू एफ टी। सिंपल। लैप्लास ट्रांसफॉर्म डेरिवेटिव सिंगल है तो एस से यानी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस फंक्शन वैल्यू 0 पे, यानी एस इंटू लैप्लास ऑफ फंक्शन माइनस एफ 0। सेकेंड डेरिवेटिव का लैप्लास एस स्क्वायर इंटू लैप्लास ऑफ एफ टी माइनस एस एफ 0 माइनस
फर्स्ट डेरिवेटिव एट जीरो। ट्रिपल डेरिवेटिव का लैप्लास इज इक्वल टू एस क्यूब इंटू लैप्लास ऑफ एफ टी माइनस एस स्क्वायर एट एफ जीरो माइनस एस इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव एट जीरो माइनस एफ डबल डेरिवेटिव एट जीरो। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल एफ टी डी टी एफ डीटा जीरो से टी इज इक्वल टू वन ओवर एस इंटू एफ एस, या फिर लैप्लास इनवर्स ऑफ वन ओवर एस एफ एस इज इक्वल टू जीरो टी एफ डेल्टा डी टी। सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम, टी शिफ्टिंग, क्यू टी माइनस ए इज इक्वल टू जीरो व्हेन टी इज ग्रेटर देन वन। यानी अब आपने ए के हिसाब से कर दिया, टी इज लेस देन ए है तो जीरो होगा और टी इज ग्रेटर देन ए है तो वन होगा। तो इसका लैप्लास क्या आ जाएगा? लैप्लास ऑफ यू टी माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ई रेज़ टू ए एस ओवर एस। सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम मजीद इस फॉर्म में एफ टी माइनस ए यू टी माइनस ए इज इक्वल टू हो जाएगा ई रेज़ टू माइनस ए एस एफ एस, या फिर ई रेज़ टू माइनस ए एस एफ एस का लैप्लास इनवर्स इक्वल आ जाएगा एफ टी माइनस ए यू टी माइनस ए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता है चीज़ों को। Laplace delta t minus a is equal to e raised to minus as. These formulas are obtained from Hermann-Kreisig chapter 6. अच्छा, अब आपने वैसे पढ़ा होगा Hermann-Kreisig में, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। होता यह है कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं वेरिएबल सेपरेबल से, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से और जितने भी फार्मूलाज हैं उससे, लेकिन वो लेंथी है। उसके मुकाबले में लैप्लास ट्रांसफॉर्म ईजी है, इसलिए हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म यूज़ करके करते हैं कि आपका जो भी प्रॉब्लम है टाइम डोमेन में, उसको आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, उसके बाद उसको अलजबरा की जो ऑपरेशन है वो अप्लाई करते हैं और फिर दोबारा इन्वर्स लेके वो कर लेते हैं। इससे आपका आसान हो जाता है। फाइंड लैप्लास इन्वर्स ऑफ वन, तो वन का क्या आता है? डेल्टा टी, मैंने बताया वो टेबल से आ जाता है। एस का ये सारा मैंने अप्लाई करके क्या बन गया? डी डेल्टा टी और डी टी। एस का क्या आ जाएगा? डी डेल्टा टी और डी टी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एफ वन अगर ये हो एस क्यूब प्लस टू एस स्क्वायर प्लस सिक्स एस प्लस सेवन और एस स्क्वायर प्लस एस प्लस फाइव, फाइंड करना है एफ टी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डोमेन है, टाइम डोमेन में फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर बनाएंगे, उसके लिए डिवाइड करके मैंने प्रॉपर बना लिया। इसमें एस ये आ गया, उसके बाद इसका लैप्लास इन्वर्स लेंगे, इसका लैप्लास एफ टी हो जाएगा। इसका एस का अभी मैंने बताया था डी और डी टी और डेल्टा टी आता है, और वन का डेल्टा टी होता है, डायरेक्ट डेल्टा, और इसका ये सिंपल यहाँ तक बुक ने शो किया। इसके बाद अगर आप इस पे वो मैथमेटिक्स अप्लाई करें और साइन और कोसाइन वाला करें, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट वाला साइन में जाएगा। उसके लिए फिर मैंने ये सारा करके आखिर में साइन ओमेगा टी माइनस ए मैंने लिखा है यहाँ। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये वाला, ये 4/19 इस तरह करके मैंने लिख दिया। तो ये बहरहाल आपको करने की जरूरत नहीं, लेकिन इसकी समझ होनी चाहिए कि ये आगे अगर इस्तेमाल हो तो आपको बताओ। अगर ये है एफ एस टू और एस प्लस वन इंटू एस प्लस टू फाइंड इनवर्स, तो क्या करेंगे? इसको पहले पार्शियल फ्रैक्शन में लेके आएंगे। वो कैसे थे? टू और एस प्लस वन एस इंटू एस प्लस टू, हमने सपोज कर लिया कोई वेरिएबल के वन, कोई कांस्टेंट के वन जो इस वक्त हमें नहीं पता, और एस वन एस प्लस वन प्लस के टू और एस प्लस टू। अब क्या करें? इस पूरे इक्वेशन को इस ये जो है इससे मल्टीप्लाई कर देते थे, ये टू इसके इक्वल आ गया। अब यहाँ इस इक्वेशन में अगर मैं एस माइनस वन पुट करूँ, ये वाली टर्म खत्म होगी, के वन की वैल्यू आ गई। अच्छा, इसमें मैं एस माइनस टू पुट करूँ तो के वन वाली टर्म खत्म होगी, के टू की वैल्यू माइनस टू आ गई। इसको दोबारा के वन और के टू की वैल्यू इसमें पुट की तो ये इक्वेशन आ गई। इसके बाद लैप्लास इन्वर्स ले लिया। अब ये टू बाहर चला जाएगा, लैप्लास इन्वर्स ऑफ वन ओवर एस प्लस वन। अब ये क्या था? लैप्लास इन्वर्स ऑफ एस माइनस ए, वो ई रेज़ टू ए टी था। अगर ये प्लस होगा तो ये ई रेज़ टू माइनस ए टी हो जाएगा। तो इसीलिए आप देखते हैं कि यहाँ जो आ रही हैं माइनस टी आ जाएगा, वन माइनस, और ये माइनस टू टी हो जाएगा। ये वाला टू बाहर चला गया था। तो फंक्शन मेरे पास आ गया एफ टी इंटू टू इंटू ई रेज़ टू माइनस टी माइनस टू इंटू ई रेज़ टू माइनस टू टी। यू टी मैंने यूनिट इम्पल्स के लिए लिख दिया है, स्टेप रिस्पॉन्स के लिए जो है ना वो लिख दिया मैंने। अच्छा जी, इसके बाद ट्रांसलेशन मैकेनिकल सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन की बात की जाए तो ये है स्प्रिंग एंड मैस, ये एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट है। विस्कस डैम्पर एनर्जी डिसिपेट करता है। मैस एम से डिनोट करेंगे, कोएफिशिएंट विस्कस फ्रिक्शन एफ वी, स्प्रिंग कांस्टेंट के। टेबल 2.4, ये टेबल कहता है स्प्रिंग, विस्कस डैम्पर और मैस, इसका कांस्टेंट के है, ये एफ बी, ये टी। ये फोर्स वेलोसिटी, फोर्स डिस्प्लेसमेंट
और ये इम्पिडेंस एफ ओवर एक्स होती है जी एम। अब एफ के एक्स होती है, बड़ी मशहूर है, आपने पढ़ा होगा। और विस्कस केस में एफ एफ बी इंटू, यानी ये तो विस्कस कांस्टेंट था ना, इंटू डी एक्स ओवर डी टी, जिसको वेलोसिटी भी कहते हैं। एफ टी मैथ के केस में एम इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन डी स्केयर एक्स ओवर डी टी स्केयर होता है। इसमें इम्पीडेंस की बात की जाए कि एफ बी एस एम एस स्केयर आती है। फाइंड ट्रांसफर फंक्शन एक्स ओवर एफ फाइंड करना है। अगर ये मेरे पास सिस्टम हो तो नहीं गिवन होगा कि सिस्टम, और पूछा भी, ये भी बताया होगा कि एक्स और एफ फाइंड करना क्या। एक स्प्रिंग है, एक टेम्पर है, एक मैस है, यहाँ फोर्स लग रही है, इसके फ्री बाई डायग्राम निकालेंगे। उस पर जितनी फोर्सेज लग रही हैं ये राइट साइड पे, और बाकी सारी अपोज करेंगी। स्प्रिंग भी जिस वक्त जाएगा इसमें टेंशन या इलांगेशन आएगी, जिसके नतीजे में ये अवे फ्रॉम बॉडी इस तरह आएगा, इस पॉइंट पे अवे फ्रॉम बॉडी। और एफ भी ये वैसे ही अपोज कर रहा था मोशन को, जिसका सेंटर ये भी अवे माइनस में आएगा। और मैस इनर्शिया है वो अपोज कर रहा है, वो भी माइनस में आएगा। तो ये तीनों इस लेफ्ट साइड पे हैं। तो लेफ्ट साइड फोर्स राइट साइड, लेफ्ट साइड ये तीन फोर्स आ जाएंगी, राइट साइड ये आ जाएगी, ये इक्वेशन बन गई एम डी स्क्वायर एक्स और डी टी स्क्वायर प्लस एफ डी डी एक्स और डी टी प्लस के एक्स इज इक्वल टू एफ। इसका लैप्लास इन्वर्स, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म कर लें विद जीरो इनिशियल कंडीशन। जीरो इनिशियल कंडीशन का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मेरे पास अगर ये डेरिवेटिव थे, ये डेरिवेटिव थे, इसमें इसकी जगह में जीरो, ये जीरो, सिंपल फिर क्या रह जाएगा कि अगर वन है तो एक एक्स आएगा, डबल डेरिवेटिव एस स्क्वायर, और ट्रिपल है तो एस क्यूब इंटू फंक्शन का लैप्लास ये आ जाएगा। तो ये वाली चीज़ अगर मैं यहाँ यूज़ करता हूँ, ये एम एस स्क्वायर एक्स आ गया, एफ बी एस एक्स एक्स प्लस के एक्स कैपिटल इन डोमेन ऑफ एस इक्वल टू एफ एस। एस का मतलब फ्रीक्वेंसी डोमेन है, टी का मतलब टाइम डोमेन। यहाँ से ये कॉमन ले लिया। अब यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो एक्स और एफ, इसको हम ट्रांसफर फंक्शन या जी कह देते हैं, और ये इक्वल है वन और एम एस स्क्वायर प्लस एफ बी एस प्लस के। इसको अगर ब्लॉक ड्राइंग में ये वाली चीज़ ब्लॉक के अंदर चली जाएगी, ये इनपुट है, ये आउटपुट है। तो ये आपका एग्जाम्पल 2.16 होगी। लैप्लास ऑफ टेबल 2.4। अब यहाँ से अगर हम देखें 2.4 जो था, इसका लैप्लास क्या आ जाएगा? के एक्स के एस एक्स के एस स्केयर एक्स। ये देखें, ये बिल्कुल ये सिंपल है, ये एस के साथ, ये एस के साथ, एक स्प्रिंग है इसका सेपरेट मैच का। और मैकेनिकल इम्पीडेंस को कैसे डिफाइन करते हैं? एफ ओवर डिस्प्लेसमेंट, फोर्स ओवर डिस्प्लेसमेंट इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो यहाँ से फोर्स इन फ्रीक्वेंसी डोमेन जी एम इंटू एक्स आ जाएगा। सम ऑफ इसका अगर हम वर्डिंग में लेके आए तो सम ऑफ अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू सम ऑफ इम्पीडेंस इंटू इनपुट डिस्प्लेसमेंट है। In mechanical system, number of motion required is equal to number of linearly independent motions, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है तो एक मोशन चाहिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है तो 2 चाहिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है मैं अभी बताता हूँ। ये एग्जाम्पल 2.17 है, उसमें ये सिस्टम गिवन है। ये एक स्प्रिंग K1 K2 K3, तीन स्प्रिंग हो गए। ये विस्कस डैम्प, यहाँ भी विस्कस डैम्पर है, यहाँ भी विस्कस फ्रिक्शन है, और यहाँ भी एक FV3, यहाँ भी विस्कस है। ये M1 है, ये M2 है। डिस्प्लेसमेंट राइट साइड पे x1 और x2 पॉजिटिव लिए गए हैं। फाइंड हमने x2 और f1 करना है। अच्छा, मैंने अभी आपको कहा था कि डिग्री ऑफ फ्रीडम में बताता हूँ, वो ये है कि अगर दो मास हैं m1 और m2, अगर मैं m2 को फिक्स रखूँ और m1 में मोशन करना चाहूँ तो पॉसिबल है, बिल्कुल है, ये m1 मूव करेगा। और अगर m1 को मैं फिक्स रखूँ, m2 मूव करेगा, बिल्कुल करेगा। इसका मतलब एक मैच दूसरे मैच से इंडिपेंडेंटली मूव कर सकता है, तो ये 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। और अगर ये एक को मैं फिक्स करूँ, दूसरा भी मूव ना कर सकता, तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाना था। Consider forces on M1 when M2 is held fixed और M2 move, M1 moves, M1 move करे, M2 fix हो, तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या आएगी वो यहाँ हम शो कर रहे हैं। अप्लाइड फोर्स इस तरह आ जाएगी। अच्छा, ये डायरेक्ट हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में लिख रहे हैं, यानी ये वाला जो कंसेप्ट है ना, ये हम यूज़ करेंगे। इसको पोज कौन सी करेगी? स्प्रिंग, और ये वाली FV, और ये जो है ये मोशन FV3 ये भी अपोज करेगी, यानी दोनों डैम्पिंग FV1 FV3 ये दोनों अपोज करेंगी। मोशन इस राइट साइड पे होनी है, तो ये लेफ्ट साइड पे है लग रही है। ठीक हो गया। मैस वो भी अपोज करेगा, अनर्शिया होता है M1 S के F, वो अपोज कर दिया। स्प्रिंग की बात की जाए, जिस वक्त मैंने इसको M1 को यहाँ मूव किया,
K1 में क्या होगा, टेंशन, और टेंशन का मतलब क्या होता है, अवे फ्रॉम बॉडी, अवे फ्रॉम बॉडी का मतलब ये यहाँ इस लेफ्ट साइड पे आएगा। इस स्प्रिंग में क्या हुआ था, इस स्प्रिंग में हुए थे कंप्रेशन, कंप्रेशन मतलब क्या, टुवर्ड्स बॉडी, तो ये टुवर्ड्स बॉडी के मैंने शो कर दिया। अच्छा, ये मैंने शो किया है फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M1, उस वक्त जिस M2 फिक्स था, M1 मूव करता था। अब हम एक और करेंगे, M1 की ही फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे, लेकिन M1 अब फिक्स हो जाए और M2 मूव करे। तो ये जब फिक्स हो गया तो ये बाकी चीज़ें खत्म, इसकी वजह से ये M2 जब इधर मूव करेगा तो फिर एक तो ये विस्कस उसको अपोज करेगी M2 को, M2 इधर जा रहा है तो इस तरफ जा रहा है, तो ये उसकी मोशन को अपोज करते हुए इस तरफ होगी, और इसके लिए इसकी अपोज यानी इस डायरेक्शन में होगी, राइट साइड। ठीक है, यानी x2 के लिए तो लेफ्ट साइड पे थी, लेकिन फ्री बॉडी डायग्राम का असूल है कि अगर ये इस तरफ आ रही है, इस डायग्राम दूसरी डायग्राम में वो उसके अपोजिट आती है, इसलिए Fv3s x2 आ गई। और स्प्रिंग की बात की जाए, जब मैंने यहाँ किया तो ये क्या हुआ, इलोंगेट, टेंशन आई, टेंशन मतलब अवे फ्रॉम बॉडी। अब इन दोनों फ्री बॉडी डायग्राम जो कि M1 की ही हैं, इनको कंबाइन किया तो ये बन गई, इसको क्वेश्चन की फॉर्म में लिख दें। अच्छा, ये कंबाइन लिखा है, उसके बाद कंबाइन लिखने के बाद इसको इक्वेशन फॉर्म में लिख के इस तरह बन गया। इस इक्वेशन में M1 s स्क्वायर प्लस Fv1 प्लस Fv3 s प्लस K1 प्लस K2 इंटू x1 आ रहा है, Fs प्लस K2 प्लस Fv3 s इंटू x2, इसमें x1 भी आ रहा है, x2 भी आ रहा है, Fs आ रहा है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए x2 और f, इसका मतलब x1 को हमें एलिमिनेट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम M2 की निकालेंगे, और यहाँ मैंने कंबाइन शो कर दी। कंबाइन कैसे, इसमें करेंगे क्या कि M2 मूव करे, M1 फिक्स हो, तब क्या होगा, इस M2 पे वो शो करते हैं। फिर अगर M1 मूव करे, M2 फिक्स हो, तब M2 पे क्या आएंगे, वो करें, वो कंबाइन मैंने यहाँ लिख दी। अब मैकेनिकल स्टूडेंट है, बड़ी इजीली आप फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं। इसको, इसकी भी इक्वेशन बना ली। अब इस पे अप्लाइड फोर्सेस क्या थी, सेकंड पे तो कोई अप्लाइड नहीं थी, वन पे अप्लाइड थी, ये Ft वन पे थी, सेकंड पे नहीं थी, इसलिए हमने जीरो इक्वल टू जीरो लिख दिया। और यहाँ से x1 की वैल्यू निकाली, ये वैल्यू निकाल के यहाँ पुट की, पुट करने के बाद सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके ये हमारे पास आंसर आ गया। x2 और f, इसको ट्रांसफर फंक्शन gs कहेंगे, Fv3s प्लस K2 ओवर डेल्टा, वहाँ डेल्टा की वैल्यू ये है। इसको अगर मैं वर्डिंग में लिखूँ, जैसे कि यहाँ ये वर्डिंग में लिखा था, सम ऑफ अप्लाइड फोर्सेस इज इक्वल टू सम ऑफ इम्पीडेंस इनटू x, तो इसको अगर मैं यहाँ लिखूँ वर्डिंग में, तो सम ऑफ इम्पीडेंस connected to motion at x1 into x1 minus sum of impedance between x1 and x2 into x2 is equal to sum of applied forces at x1। दूसरी इक्वेशन क्योंकि ट्रू डिग्री ऑफ फ्रीडम है, वो हो जाएगी माइनस सम ऑफ इम्पीडेंस बिटवीन x1 and x2 into x1 प्लस सम ऑफ इम्पीडेंस कनेक्टेड टू द मोशन x2 into x2 is equal to sum of applied forces at x2। इस तरह आ जाएगा। आपने ये असाइनमेंट स्किल असेसमेंट एक्सरसाइज 2.8 खुद करनी है। ट्रांसलेशन के साथ ही रोटेशनल वो बिल्कुल सिमिलर है, उसमें क्या है, फोर्स रिप्लेस करेंगे टॉर्क से, ट्रांसलेशन डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से करेंगे रिप्लेस, और मैस को इनर्शिया से रिप्लेस करेंगे। के स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए डी, विस्कल फ्रिक्शन के लिए जे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए हम शो करेंगे। इसका भी टेबल बन गया, कंपोनेंट स्प्रिंग के, विस्कस डैम्पर डी, इनर्शिया जे से। तो इसमें टॉर्क एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टी इज इक्वल टू के थीटा, टी इज इक्वल टू डी डी थीटा और डी टी, और टी इज इक्वल टू जे इंटू डी स्क्वायर थीटा और डी टी स्क्वायर। सिंपल, वो एम एक्स के डी स्क्वायर एक्स और डी टी स्क्वायर था, डिस्प्लेसमेंट का था, लीनियर डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव, यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव। इसकी इम्पीडेंस की बात की जाए, ये सिंपल के, ये डी एस और ये जे एस के रहेगा। एग्जाम्पल 2.19, अब ये हम करते हैं, फाइंड करना है थीटा 2 और टी ऑफ द सिस्टम, सिस्टम ये शो किया गया है, इसमें टॉर्क अप्लाइड किया गया लेफ्ट पे और डिस्प्लेसमेंट मेजर एट राइट है। ये J1 है पहला वाला पार्ट, ये बेरिंग D1 के अंदर है, और ये वाला पार्ट जो है J2 है, ये बेरिंग 2 के अंदर है। तो इनको स्कीमेटिक फ्रॉम द फिजिकल सिस्टम हम बना सकते हैं, डैम्पर और ये जो हमारे कुछ कंपोनेंट थे, डैम्पर, स्प्रिंग और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये बेरिंग को डैम्पर से शो कर दिया, जे को हमने इस तरह दो हिस्सों में कर दिया, और इन दोनों के दरमियान जो है ये इलास्टिकली कनेक्टेड है, तो स्प्रिंग से शो कर दिया।
टॉर्क अप्लाइड इस एंड पे है टी, और थीटा इस एंड पे थीटा 1 होगा, दूसरे एंड पे थीटा 2 होगा। देयर आर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिंस ईच इनर्शिया कैन बी रोटेटेड वाइल द अदर हेल्ड स्टिल, कि आप इसको रोटेट करा सकते हैं दूसरे को फिक्स रख के, इस वजह से ये 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसकी भी फ्री बाई डायग्राम बनाएंगे उसी तरह जैसे कि हमने ट्रांसलेशन के लिए बनाई थी, बस फ़र्क ये है कि यहाँ रोटेशनल वाला है। इसका बेहतर है कि हम साइड व्यू शो करें। साइड व्यू में मैंने शो किया, अप्लाई टॉर्क ये है, बाकी जितने भी हैं इनर्शिया है, डैम्पिंग है और स्प्रिंग है, वो सारे अपोज कर रहे हैं। ये उस वक्त है जब J1 रोटेट किया और J2 फिक्स। इसी की डायग्राम जिस वक्त J1 फिक्स हो और J2 रोटेट किया जाए तब क्या होगा, तो इसकी वजह से सिंपल इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में के थीटा 2 आ जाएगा। इन दोनों को कंबाइन करेंगे ये आ जाएगा। इसके इक्वेशन आप मोशन में जाएंगे, J1 S के थीटा 1 प्लस D1 S थीटा 1 प्लस के थीटा 1 माइनस के थीटा 2 इंटू टी टॉर्क इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। इसमें हमने क्या निकालना है, थीटा 2 थीटा 1 भी है, थीटा 1 एलिमिनेट करना है। उसके लिए क्या करेंगे, J2 की भी डायग्राम बनाएंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 की ना, उसका भी बनाई। बस यही है, फ़र्क ये है कि यहाँ अप्लाई टॉर्क कोई भी नहीं है, पहले में था, इसीलिए यहाँ आप देख रहे हैं 0 लिखा गया। ये तीनों चीज़ें अपोज कर रही होंगी मोशन को, कि J2 रोटेट करे, J1 फिक्स हो, ये वाली डायरेक्शन है थीटा 2 की, तो उसको अपोज कर रहा है इनर्शिया, डैम्पिंग और स्प्रिंग। और अगर J2 में फिक्स रखूँ, J1 रोटेट किया जाए तो फिर क्या होगा, जिस डायरेक्शन में ये है उसी डायरेक्शन में के थीटा 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये है जब मैं इक्वेशन लिखूंगा सिर्फ ये चीज़ नेगेटिव होगी, बाकी सारी पॉजिटिव होंगी। मतलब ये सारी पॉजिटिव और ये नेगेटिव। इस यहाँ से मैंने थीटा 1 निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ थीटा 2, ये वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन जो पिछली इक्वेशन थी इसमें से थीटा 1 मैंने कॉमन लेके थीटा 1 की जगह वैल्यू पुट की, सॉल्व सिंप्लीफाई किया, थीटा 2 और डी के ओवर दिस आ गया। इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और डेल्टा की फॉर्म लिखना चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं, ये भी ठीक है ये भी ठीक है, दोनों सही है। और इसको इम्पीडेंस के तौर पे लिखा जाए, सम ऑफ इम्पीडेंस कनेक्टेड टू मोशन एट थीटा 1 इनटू थीटा 1 माइनस सम ऑफ इम्पीडेंस बिटवीन थीटा 1 एंड थीटा 2 इनटू थीटा 2 इज इक्वल टू सम ऑफ इम्प्लाइड टॉर्क एट थीटा 1 minus sum of impedance between theta 1 and theta 2 into theta 1 plus sum of impedance connected to the motion at theta 2 into theta 2 is equal to sum of applied torques at theta 2। ट्रांसफर फंक्शन फॉर ये आ गया, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम से 2 इक्वेशन होती थी। ट्रांसफर फंक्शन गियर्स के साथ, तो अगर ये मेरा गियर 1 है, गियर 2 है, इसका यहाँ अप्लाइड टॉर्क T1 है, उसकी वजह से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा 1 है, इसका रेडियस R1 है, इसकी नंबर ऑफ टीथ N1 है। जो सेकंड आउटपुट शेफ्ट है वो गियर 2, वो उसका रेडियस R2 है, उसके नंबर ऑफ टीथ N2 हैं, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा। ये आपको बड़ी अच्छी तरह बताया कि अगर ये गियर इस तरह है तो ये दूसरा गियर उसके इस तरह आएगा, काउंटर क्लॉकवाइज थीटा 2 और T2 टॉप करेगा। अब ये हमें पता है कि लीनियर डिस्टेंस या लीनियर वेलोसिटी सेम होती है, डिस्टेंस ट्रेवल अलॉन्ग ईच गियर्स सर्कमफेरेंस इज सेम, तो R1 थीटा 1 इज इक्वल टू R2 थीटा 2। ये भी डायनामिक्स का कांसेप्ट है कि वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी सेम होती है, तो V1 R ओमेगा 1 वहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ से थीटा 2 और थीटा 1 इज इक्वल टू R1 और R2, और जिसका रेडियस ज़्यादा उसकी नंबर ऑफ टीथ ज़्यादा, तो R1 और R2 इज इक्वल टू हो जाएगा N1 और N2। ब्रैकेट प्रोपोर्शनल होगी ना इनकी रेशियो इसकी। अगर लॉस गियर है, पावर हमें पता है पावर क्या होती है। अगर वर्क की बात की जाए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, अगर एंगुलर में बात की जाए टॉर्क इंटू थीटा जो है ना वो हम कह सकते हैं वो एनर्जी है, या पावर मतलब दोनों तरफ टाइम है तो ले सकते हैं। T1 थीटा 1 इज T2 थीटा 2, यहाँ से T2 और थीटा T1 वो इसका रिवर्स आएगा, यानी थीटा 1 थीटा 2 और N2 और N1 R2 और R1। तो ये फार्मूला आप याद रखें तो आपके लिए आसान है। ये गियर्स की बात है, सिंपल। इसके बाद रोटेशनल मैकेनिकल इम्पीडेंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने स्कूल में पढ़ा और बड़ा मैंने यूजफुल पाया, ये यूज़ होता है। रोटेशनल मैकेनिकल इम्पीडेंस वो मैकेनिकल इम्पीडेंस को मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ टीथ ऑफ डेस्टिनेशन शेफ्ट ओवर नंबर ऑफ टीथ ऑन सोर्स शेफ्ट, यानी N2 हमारे केस में N2 और N1 का स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई करते हैं। अब एग्जांपल आगे 2.21, यहाँ थीटा 2 और T1 हमने निकालना है। ये स्टेटमेंट में गिवन है अपनी सिस्टम इस तरह है कि ये J1 है, यहाँ डैम्पर के साथ D1 के साथ कनेक्टेड है, दूसरी तरफ ये एक गियर N1 और ये गियर N2, इसके साथ J2 है और इसके साथ ये स्प्रिंग K2 और D2 है। अब इसमें अगर मैं J2 फिक्स कर दूं तो J1 भी मूव नहीं करेगा, इसका मतलब 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 1 एफिशिएंट होगी। सिस्टम ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ टॉर्क इम्पीडेंस, अच्छा ये जो रिफ्लेक्शन है ना ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब रिफ्लेक्शन हम कर किस पे रहे हैं, सेकंड पे, तो सेकंड वाली में हम ऐड करेंगे ये वाली चीज़,
सेकंड वाला जो होगा वो वैसे, जैसे कि जे ई, वो सेकंड वाले पे हमने ट्रांसफॉर्म किया ना, जे इक्वल हो जाएगा J2 एज इट इज प्लस J1 का रिफ्लेक्शन एट दिस, वो किसके J1 इंटू N2 और N1 का स्केयर। इसी तरह D इज इक्वल टू D2 प्लस D1 इंटू N2 और N1 का स्केयर, के और के टू के इक्वल होगा, वो सिंपली इसके इक्वल होगा इसका यूज। अच्छा, यहाँ टॉर्क, ये मैंने स्केयर गलती किया, इसमें स्केयर नहीं आएगा टॉर्क के मामले में, सिर्फ और सिर्फ टी इंटू N2 और N1, ये सिर्फ और सिर्फ टॉर्क का फ्रैक्शन है। यहाँ मैंने बिल्कुल सही लिखा है। इक्वेशन ऑफ मोशन बन जाएगी जे ई एस स्केयर प्लस डी ई एस प्लस के ई इंटू थीटा टू इज T1 इंटू N2 और N1। तो ट्रांसफॉर्मेशन थीटा टू और थीटा वन ये आप सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा आपके पास। इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम के ट्रांसफॉर्मेशन की बात की जाए, अच्छा ये लेदर से टॉपिक है, मैंने उसको बहुत सिंप्लीफाई किया और ये बताने की कोशिश की है कि बेसिकली जो भी आप बना रहे हैं कंट्रोल में, आपके फिजिकल लॉ वही रहेंगे। जैसे कि ये एक फिजिकल लॉ था, इफ एन आर्मेचर इज रोटेटेड थ्रू अ फिक्स मैग्नेटिक फील्ड करंट फ्लो एफ इज इक्वल टू बी एल आई, एफ फोर्स है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, एल लेंथ ऑफ कंडक्टर है, आई करंट है, लॉर्ड्स लॉ या जो मतलब आपने फिजिक्स वगैरह में पढ़े हैं वो वाले लॉ हैं। इस तरह कंडक्टर मूविंग एट राइट एंगल टू अ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट्स अ वोल्टेज एट टर्मिनल ऑफ कंडक्टर, ई वोल्टेज जनरेट एट टर्मिनल इज इक्वल टू बी एल बी, और v velocity of conductor normal to magnetic field है। So by applying basic fundamental law we can represent a hybrid system in the form of Laplace transform and topic covered previously। तो ये मैंने सिंपली आपको ये बता दिया, वरना इसकी अलग एग्जांपल है वो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। आपको पिछले की अगर अच्छी प्रैक्टिस है तो आप लगा सकते हैं, उसमें ये होगा कि आप मैकेनिकल वाला इस तरह लगाएंगे जैसे मैंने ये अभी ये एग्जांपल बताई है रोटेशनल की और ट्रांसलेशन की, ये कर, और इलेक्ट्रिकल की आरएलसी वो आप लगा जिस तरह मैकेनिकल में लगा है इस तरह आप करंट वगैरह का लूप वगैरह लेके किरचॉफ लॉ और वोल्टेज और करंट लॉ वो अप्लाई करके कर सकते हैं। आखिरी बात लिनियराइजेशन की है कि अगर मेरा फंक्शन इस तरह है, ये कर्ड है, इसका एट दिस पॉइंट एक्स नॉट मैं लिनियराइज करना चाह रहा हूँ, तो एक्स नॉट पे मैंने इसका एक स्लोप ले ली, टेंजेंट ले लिया। टेंजेंट जो है एक्स नॉट के अगेंस्ट फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स नॉट है, एक्स के अगेंस्ट फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स है, तो फार्मूला बनेगा एफ एक्स माइनस एफ एक्स नॉट इज इक्वल टू एम अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एम ए इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। एम ए जो है वो स्लोप है, इसको मैं डेल्टा एफ एक्स बी इंटू एम ए डेल्टा एक्स कह सकता हूँ, ये डेल्टा मीन चेंज है यहाँ। तो यहाँ से एफ एक्स इज इक्वल टू ये वाली टर्म वहाँ चली जाए तो एफ एक्स प्लस एम ए एक्स माइनस एक्स नॉट, और इसकी जगह मैंने क्या लिखा था एम ए डेल्टा एक्स, तो इसकी जगह मैं एम ए डेल्टा एक्स लिख सकता हूँ प्लस एफ एक्स नॉट इज इक्वल टू एफ एक्स। ये तो सिंपल अप्रॉक्सीमेशन है, इसके अलावा भी कई अप्रॉक्सीमेशन हो सकती है जिसके लिए टेलर सीरीज मैक्लॉरिन सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर टेलर सीरीज बहुत ज़बरदस्त है अगर आपने इस सिस्टम को लिनियराइज करना हो। तो जिस आप डिजिटली उसको अप्लाई करना चाहते हैं कंप्यूटर पे या कंट्रोल सिस्टम में, तो वहाँ आपको लिनियराइजेशन की जरूरत पड़ती है। एक और लिनियराइजेशन जो हो सकती है वो आर के रंजक गुप्ता फोर मेथड कैन आल्सो बी अप्लाई टू लिनियराइज अ नॉन लीनियर सिस्टम। इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।